अच्छा बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे बायोहेजर्ड। व्हाट इज बायोहेजर्ड, बायोहेजर्ड्स के क्या फंक्शन है और क्या कौन कौन से बायोहेजर्ड्स होते हैं जो कि हमारी यूजुअल लाइफ के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। बायोहेजर्ड जिसको बायोलॉजिकल हेजर्ड्स भी कहा जाता है, लेकिन हम शार्ट में जिसको बायोहेजर्ड्स कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय बायोहेजर्ड्स? बायोहेजर्ड्स का मतलब या मकसद ये होता है कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट आर पोज अ थ्रेट टू हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली दैट ऑफ ह्यूमन। अच्छा, तो बायोहैज़र्ड क्या होता है कि बायोहैज़र्ड वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं या वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बायोलॉजिकल इस तरह का मैटर हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान को पहुंचाए। क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर, हम अपनी सोसाइटी के अंदर तीन चीज़ों को सबसे पहले जो है वो प्रीफर करते हैं। नंबर वन पे प्रायोरिटी ह्यूमन को है, सेकंड पे एनिमल्स को, थर्ड पे इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स लाइफ को, इसके बाद इन्वायरमेंट को। तो हमारे पास ये तीन रेगुलेशंस होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं। तो बायोहैज़र्ड्स क्या होते हैं? बायोहैज़र्ड्स वो होते हैं सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिज्म जो थ्रेट करते हों, इंसानों को थ्रेट करते हों, एनिमल्स को थ्रेट करते हों या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थ्रेट करते हों, यानी कि एनवायरनमेंट को। तो वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं बायोहैज़र्ड्स, और उनका सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई मैटर भी हो सकता है जिसको बायोहैज़र्ड्स कॉज करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंक्लूड्स मेडिकल वेस्ट आर सैंपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। अब देखा होगा आपने अपनी लाइफ के अंदर मेडिकल जो वेस्ट होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर या जो है डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर जो मेडिकल वेस्ट होता है, जस्ट लाइक कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है, ब्लड्स वगैरह होता है, या जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ग्लासवेयर वगैरह। तो वो मेडिकल जो वेस्ट होता है कभी कभार वो भी बायोहेजर्ड कॉज करता है। ठीक है, कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल वेस्ट था, जस्ट लाइक ब्लड वगैरह जो है, वो आउट ऑफ सिटी, यानी कि वो बाहर फेंक दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था पब्लिकली, ओपनली। ठीक है। तो ओपनली या पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं किया जाता, या तो इनको डंप ऑफ किया जाता है या इंसाइनेटर यानी कि इंसेनरेशन की जाती है, यानी कि उनको बर्न किया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड के तौर पर ऐसी चीज़ों को या तो बर्न किया जाता है या जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ कंट्रीज ये मेडिकल वेस्ट को रीसेल करती हैं, या यानी कि वो परचेज करती हैं और उनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा शायद नहीं है तो इन चीज़ों को यूज़ किया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात रीयूज़ किया भी जाता है। ठीक है, सिरिंज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उनको भी डिस्कार्ड किया जाता है, या जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो उनकी जो बॉटल्स वगैरह होती है या मैटर होता है, इनको भी डिस्कार्ड किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर बायोहेजर्ड्स सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो जो है नुकसानदेह होता है। इसी तरह आर सैंपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सक्यूज मी सर। बच्चे। सर मुझे ये पूछना था कि ब्लड तो ह्यूमन नीड है, उसका तो बहुत इस्तेमाल होता है, उसको ज़ाया क्यों करते हैं? वो कैसे ज़ाया अ, हो सकता है? बच्चे कुछ अरसे के बाद या कुछ स्पेसिफिक ईयर के बाद वो ब्लड खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वो ट्रांसमिट ना किया जाए, तो खराब होना शुरू हो जाता है। या जस्ट लाइक जो है ब्लड्स, अब छोटे छोटे जो ब्लड्स यूनिट्स होते हैं या ब्लड्स लैब्स होती हैं या प्राइवेटली जो काम कर रहे होते हैं, वो ब्लड तो ले लेते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, या ब्लड जो है उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उनको जो है कूल रखा जाए या टेम्परेचर रखा जाए। तो क्या होता है कि आस्ते-आस्ते ब्लड खराब होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जो है ना 1 टू 2 मंथ या 3 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ। आप कोई मेडिकल डॉक्टर हो, मुझे स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता, टाइम ड्यूरेशन का, लेकिन ब्लड खराब हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ब्लड की बात नहीं करा, और भी मेडिकल वेस्ट बहुत होता है। ठीक है, वो जो मेडिकल वेस्ट होता है उनके अंदर बायोहैज़र्ड सब्सटेंस होते हैं, बायोहैज़र्ड्स केमिकल्स होते हैं, बायोहैज़र्ड्स टॉक्सिन्स होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, ये आ गया मेडिकल वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस और टॉक्सिन्स, जस्ट लाइक हम सैंपलिंग करते हैं, वायरस की सैंपलिंग करते हैं, जस्ट लाइक अभी जो है कोरोना वायरस की सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग करने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या जो हैं जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंटरनेशनली उन स्टैंडर्ड्स के तौर पर उनको हम गार्बेज या डिस्कार्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, हर यूनिवर्सिटी के सॉरी हर हॉस्पिटल्स के अंदर बाकी जो हैं बहुत सारी लैब्स हैं, वहाँ पे जो है ब्लड सैंपलिंग की जाती है। ठीक है, बहुत सारी सैंपलिंग की जाती है, वायरस की सैंपलिंग की जा रही है। तो हालांकि आपको पता है कि वो ट्रांसमिटेड वायरस है, यानी कि फौरी तौर पे ट्रांसमिट होता है। तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर डिस्कार्ड करना पड़ता है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक।
ठीक है। इसी तरह बाकी हम सैंपलिंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपलिंग करते हैं, बैक्टीरिया की सैंपलिंग करते हैं, या हम फंगल डिजीज की सैंपलिंग करते हैं, या एपिडर्मल जो स्किन के डिजीज होते हैं उनकी हम सैंपलिंग करते हैं। तो वो जो है अगर प्रॉपरली हम सैंपलिंग कर लें और सही प्रॉपरली सैंपलिंग करने के बाद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, या तो उनको स्टरलाइज करें या उनको प्रॉपर डिस्कार्ड करें। अगर इस तरह नहीं करते तो बाकी लोगों को ट्रांसमिट होने का खतरा है। जिस तरह एड्स वगैरह जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, तो इस तरह ये जो है ये भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सिरिंज वगैरह के थ्रू अगर सिरिंज रीयूज़ की जाए तो इससे भी बहुत सारे हेपाटाइटिस वगैरह है, बाकी जो है वो खतरात बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशनल बायोहैज़र्ड। ऑक्यूपेशनल बायोहैज़र्ड, अच्छा हमारे पास बहुत सारे बायोहैज़र्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन-कौन से बायोमेडिकल बायोहैज़र्ड्स आ गया, एनवायरमेंटल बायोहैज़र्ड्स आ जाते हैं। बाकी जो हैं बाकी भी जो हैं इंडस्ट्रियल बायोहैज़र्ड्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल बायोहैज़र्ड्स आ जाते हैं। ऑक्यूपेशंस के अंदर तमाम बायोहैज़र्ड्स को हम जो है इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वो तमाम बायोलॉजिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल बायोहैज़र्ड्स उन पे हम स्टडी करते हैं। अच्छा, देयर आर एटलीस्ट 193 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसको हम बायो एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, 193 बायो एजेंट्स हैं, यानी कि जिसके अंदर बैक्टीरिया और वायरल इंक्लूड है, वायरस दैट शो इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, एलर्जिक कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, और बाज़-औक़ात कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं इन वर्क पॉपुलेशन, यानी कि जो इंसान वर्क करता है, काम करता है या सर्विंग करता है, उनके अंदर जो है ये एजेंट्स जो हैं बहुत सारे जो हैं इन्फेक्शंस, एलर्जी और टॉक्सिक वगैरह ये सारे कॉज़ करते हैं। बाज़ औक़ात कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर वगैरह भी कॉज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, वो एजेंट्स कौन-कौन से हैं? वो एजेंट्स कौन-कौन से हैं? जस्ट लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट सब्सटेंस। अच्छा बच्चे, अब आप मुझे ये बताएँ प्लांट सब्सटेंस जो हैं बायोहैज़र्ड्स हैं, वो कौन-कौन से हैं जो बायोहैज़र्ड्स हैं प्लांट्स? कौन-कौन से प्लांट्स बायोहैज़र्ड्स हैं? सब खामोश हो गए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बच्चे, आपको ये तो पता है कि वायरस सर भी। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा बच्चे, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि आपको पता है कि वायरस बायोहैज़र्ड्स कॉज़ करते हैं। उनके सब्सटेंस होते हैं या वो जो है खुद बायोहैज़र्ड कॉज़ करते हैं। बैक्टीरिया भी करते हैं। फंजाई भी बायोहैज़र्ड्स कॉज़ करते हैं। प्लांट सब्सटेंस, प्लांट कौन-कौन से प्लांट्स के सब्सटेंस जो हैं वो बायोहैज़र्ड्स होते हैं? कौन-कौन से प्लांट्स के सब्सटेंस जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं वो बायोहैज़र्ड्स कॉज़ करते हैं? वो आपकी रियल लाइफ़ के अंदर भी हैं। जी बच्चे। ये सब बहुत सारी स्पीशीज हैं जो ऐसी सिक्रीशंस करती हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, कौन-कौन से प्लांट्स के सब्सटेंस जो हैं बायोहैज़र्ड्स कॉज़ करते हैं? नहीं पता? अच्छा बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट सब्सटेंस में जो सबसे लाइक जो है केनाबस, जिसको हेम्प वगैरह कहा जाता है या भंग कहा जाता है, वो मेंटली डिसऑर्डर कॉज करती है। ठीक है, उसका सब्सटेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा जो है और भी प्लांट्स क्या अफीम का प्लास्म, जिसको डोडी का कहा जाता है, जो क्रॉप की जाती है अफगानिस्तान में, क्रॉपिंग की जाती है, वो भी बड़ा खतरनाक है। उसके भी जो है बहुत ज़्यादा बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिस तरह क्या कहते हैं इसको, अ, और भी जो डिजर्ट्स एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अभी मुझे नाम ज़हन पे नहीं आ रहे, वो प्लांट्स भी सब्सटेंस कॉज करते हैं जिसके अंदर बायोहैज़र्ड्स होता है। अगर उनका सब्सटेंस अगर यूज़ किया जाता है तो वो एलर्जिक कॉज करते हैं और स्किन को भी डैमेज पहुंचाते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका सब्सटेंस भी बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, जिसके अंदर अर्थ्रोपोड्स का मकसद होता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स इंक्लूड हैं, तो वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं वो भी बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं, जैसे लाइक स्कॉर्पियन हैं या बाकी जो हैं स्नेक हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो इसके अंदर जो है इंक्लूड हैं, मोस्टली अर्थ्रोपोड्स के अंदर, जो कि कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, वीड्स, कुछ वीड्स भी हैं जो बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है, वीड्स वगैरह जो हैं ये भी बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं, ये सॉइल के अंदर बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। अच्छा, एंड सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स, और वर्टिब्रेट एनिमल्स के जो सब्सटेंस होते हैं वो भी बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि खुद एनिमल्स के लिए भी नुकसानदेह होता है और जो है एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये बायोहैज़र्ड्स आ जाता है जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल बायोहैज़र्ड्स कहा जाता है। अच्छा,
लार्ज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आर एक्सपोज टू दीज बायोहेजर्ड्स, यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एक्सपोज करता है बायोहेजर्ड्स। उनकी आपको मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन द रिस्क इज ग्रेटेस्ट अमंग हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी वर्कर्स हु आर थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन पैथोजेंस। लेकिन सबसे जो खतरा लाक होता है, जो सबसे ज्यादा रिस्क है, वो बेचारे जो लैब के अंदर काम करते हैं, वर्कर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि ह्यूमन पैथोजेंस पे काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा लाक होता है, ठीक है। अभी जो है जस्ट लाइक कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो है, पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स हैं, वो बेचारे इसकी वजह से जो है वो उनकी डेथ कॉज हो चुकी है, ठीक है, ड्यू टू कोरोना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जो है बाकी लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मुसलसल काम किए जा रहे हैं, चाहे वो रिसर्चर हों, चाहे लैब वर्कर हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, इससे पहले भी वबा आती रही है, ठीक है, उन वबा के अंदर इन लोगों ने ही काम किया है और इन लोगों ने ही इंसानों को बचाया। तो सबसे बड़ी जो रेस्पेक्ट होती है वो हमारे मुआशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर इन लोगों की होती है, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या जो रिसर्चर हैं, जो इन चीज़ पे काम करते हैं, जो इंसानों को बचाते हैं और बचाते बचाते अपनी लाइफ जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड जो है हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर वर्कर्स हु आर एट रिस्क फ्रॉम डस्ट बॉर्न बायोलॉजिकल एलर्जेंस एंड टॉक्सिन्स एंड बाय पैरासाइटिक वर्म्स इन वार्म क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्रीकल्चर वर्कर्स को अगर देखा जाता है, वो भी हाईली रिस्क पे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि हम ये डस्टिंग कर रहे होते हैं पेस्टिसाइड की, या हम स्प्रेइंग कर रहे होते हैं, फ्यूमिगेशन कर रहे होते हैं, तो बाज़-औक़ात ये अगर हम इनहेल कर लें तो ये जो है हमें इरिटेशन करती है और हमें बाज़-औक़ात जो है हार्ट अटैक भी हो जाता है, और बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से मर चुके हैं। अच्छा, उनको ये भी डायरेक्शन दी जाती है कि जब आप स्प्रे करें या फ्यूमिगेशन करें तो हवा की डायरेक्शन जो होती है वो आपके अपोजिट ना हो। अगर अपोजिट होगी तो आपको जो है वो थ्रेट है, आपकी लाइफ को थ्रेट है, ठीक है। तो इस तरह एग्रीकल्चर वर्कर बेचारे बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, जस्ट लाइक डस्ट बोर्न बायोलॉजिकल का शिकार हो जाते हैं, या एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, टॉक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, सॉइल के अंदर पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। वो वर्म्स जो हैं, अब क्लाइमेट जो वार्म क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उनको बाइट भी कर लेते हैं, उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो इस तरह एग्रीकल्चर वर्कर जो होते हैं, उनको भी थ्रेट होते हैं और वो भी जो हैं बायोहैज़र्ड्स का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो जो हैं बायोहैज़र्ड का शिकार होते हैं। ज अदर प्रोफेशन जस्ट लाइक वुड वर्कर। वुड वर्कर जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी नुकसानदाह होता है, क्योंकि वो जब पोरिंग कर रहे होते हैं या जब वो कारपेंटर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, उसकी जो डस्ट होती है, ठीक है, और तमाम लकड़ी की डस्ट जो होती है वो सूटेबल नहीं होती। बाज़ औक़ात ये डस्ट बहुत एलर्जी कॉज़ करती है, लंग्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड करती है। इसी तरह टेक्सटाइल प्लांट्स के अंदर जो काम करते हैं लोग, केमिकल्स के अंदर, टेक्सटाइल प्लांट्स के अंदर, उन पे जो डाई पेंट वगैरह यूज़ किया जाता है, उनकी जो स्मेल होती है बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ होती है। उनकी वजह से इरिटेशन भी होती है बाज़ औक़ात। इसी तरह सेवरेज के लोग जो काम करते हैं, ठीक है, बेचारे जो सेवरेज के अंदर चले जाते हैं, सफाई करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैस होती है, जो कि बायोहैज़र्ड होते हैं, और उनकी जो अंदर जो गैस पाई जाती है वो भी जानलेवा होती है, ठीक है। और कंपोस्ट वर्कर होते हैं, या माइनर्स होते हैं, रिनोवेटर्स होते हैं, तो इनकी लाइफ भी बायोहैज़र्ड्स का शिकार हो जाती है, ठीक है। ये जो है कंटिन्यूअसली काम करते हुए भी इनकी लाइफ को थ्रेट हो जाता है, जस्ट लाइक जो कोल माइंस वगैरह हैं, या माइनर जो होते हैं वो अंदर काम करते हैं, माउंटेन्स के अंदर काम करते हैं, या वो जो है मिनरल्स वगैरह जो करते हैं, तो उनके अंदर जो है ना बड़े इश्यूज होते हैं, अंदर जाके ऑक्सीजन की कमी होते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स होते हैं या गैसेस होती है जो डिस्चार्ज हो रही होती है अंदर, तो उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि बायोहैज़र्ड सिर्फ चंद प्रोफेशंस जो होते हैं उनको नुकसान पहुँचाती है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं, जस्ट लाइक जो हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे यूजुअल लाइफ के अंदर हैं, ठीक है, जस्ट लाइक लेबर वर्कर्स हैं, जस्ट लाइक जो हैं ड्राइवर्स वगैरह हैं, ये लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है थ्रेट होता है बायोहैज़र्ड्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कॉशन बायोहैज़र्ड। बायोहैज़र्ड का आप ये साइन देख सकते हैं, इंटरनेशनल साइन है, क्रीसिएंट है, 3 क्रीसिएंट है, और बीच में जो है सर्किल है। तो ये इंटरनेशनल साइन है, लोगो है बायोहैज़र्ड का, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, बायोहैज़र्ड लोगो कब इसको जो है वो डेवलप किया गया। ये तकरीबन 1966 में जो है इसको डेवलप किया गया था,
ठीक है। और चार्ल्स बाल्डविन जो है इनको उन्होंने जो है इसको इस लोगों को जो है डेवलप किया, और वो खुद क्या थे, एक इन्वायरमेंटल हेल्थ इंजीनियर थे। ठीक है। और वो काम करते थे डाउ केमिकल कंपनी में, जहाँ पे कंटामिनेट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते थे। तो उन्होंने इस लोगो को डेवलप किया और उन्होंने जो है इसको रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने बहुत सारा काम किया इस पे, और लोगों को बताया कि जब आप बायो हेजर्ट्स केमिकल्स में या बायो हेजर्ट्स प्रोडक्ट्स में काम करें तो आपको कुछ रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, कुछ जो है प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अच्छा, जनरली यूज्ड एज वार्निंग so they so that this that those potentially exposed to these substance will know to take precautions। तो ये लोगो जहाँ पे भी होता है तो समझा जाता है कि ये बायो हेजर्ट्स हैं। इसी तरह जो है ये जो है बहुत सारे हमारे पास केमिकल आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो केमिकल्स हैं या बाकी जगहों पे केमिकल्स हैं, अगर ये साइन प्रेजेंट होता है तो पता चलता है कि ये बायो हेजर्ट है, यानी कि ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, किल कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है, या कोई और भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो है लोगो जो है इंटरनेशनल लोगो है, जिसका मकसद बायो हेजर्ट है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन बायो हेजर्ट्स, तो डिफरेंट इसको क्लासीफाई किया गया है बायो हेजर्ट्स को, क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, तो एक स्पेसिफिक यूएन नंबर, यूएन का मकसद होता है यूनाइटेड नेशन नंबर। ठीक है। यूनाइटेड नेशन नंबर क्या होता है कि एक आईडी प्रोवाइड की जाती है जो 4 डिजिट्स पे होती है। ठीक है। वो नंबर क्या शो करते हैं कि वो नंबर ये शो करते हैं कि अगर ये कोई मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहा है, या इंटरनेशनली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, अगर जो है बायो हेजर्ट है उसके अंदर, तो ये एक लोगो होता है और एक आईडी होती है। वो आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आईडी ये रिप्रेजेंट करती है कि ये मेडिकल बायो वेस्ट है, या मेडिकल बायो हेजर्ट्स है इसके अंदर, या कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि बायो हेजर्ट्स हैं, या केमिकल्स हैं जो कि बायो हेजर्ट्स काज करते हैं। तो वो एक आईडी है। वो आईडी कौन कौन सी है, वो आईडी मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके। ठीक है। 4 डिजिट नंबर दैट आइडेंटिफाई हेजर्ट सब्सटेंसेस एंड आर्टिकल्स, जस्ट लाइक एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, फ्लेमेबल लिक्विड हो सकता है, और टॉक्सिक सब्सटेंस आर ईटीसी। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूएन नंबर भी लिखा जाता है और बायोहैजर्ड का लोगो भी दिया जाता है, ताकि पता चले कि ये जो कंसाइनमेंट है, या ये जो जा रहा है, पैकेट जा रहा है, इसके अंदर किस तरह का मवाद है, किस तरह का जो है इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। जस्ट लाइक एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, फ्लेमेबल लिक्विड भी हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है। देयर इज नो यूएनए नंबर अलोकेटेड टू नॉन हेजर्ड सब्सटेंस। अगर कोई नंबर वगैरह नहीं है, कोई साइन वगैरह नहीं है, या लोगो नहीं है, तो वो नॉन हेजर्ड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। दे विल सिंपली नॉट हैव यूएन नंबर, उनके उनके ऊपर यूएनए का नंबर नहीं होता। अच्छा, अब वो नंबर कौन से हैं, वो आईडीज कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आ जाती है कैटेगरी ए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है कैटेगरी ए UN2814। ये आईडीज जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर कांस्टेंट है, यानी कि हमेशा यही नंबर रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है। कैटेगरी ए के अंदर जो कैटेगरी ए के अंदर, अब कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, कैटेगरी ये क्या है, ये मैं आपको आगे इसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे ये पहले क्लासिफिकेशन समझ लें। तो कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए का जो नंबर है UN2814। ठीक है। ये किसी और का नंबर नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। इस ग्रुप के अंदर जितने भी सब्सटेंस आ जाते हैं तो तब ये लिखा जाता है UN2814, और बायोहेजर्ड का लोगो दे दिया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कैटेगरी बी UN2900। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो है वो सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो ग्रुप्स होता है, ग्रुप, उसके अंदर जितने सब्सटेंस है वो आ जाते हैं। अगर ये टैग होता है तो ये हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरह फिर आ जाता है आपका कैटेगरी बी UN3373। ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसके अंदर भी जो है वो ग्रुप अलग है। इस ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो होता है वो होता है UN329। ये होता है रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ मेडिकल वेस्ट जो होते हैं हम अपने मुल्क के अंदर जो है उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, रीयूज़ करने की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, या हमारे पास ऐसे इदारे नहीं हैं कि उस मेडिकल वेस्ट को हम रीयूज़ कर सकें। तो हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कुछ अर्निंग भी हो जाती है और वो वेस्ट चला जाता है। लेकिन वेस्ट अब जब जाता है तो कंसाइनमेंट के ऊपर हम ये नंबर लिख लेते हैं UN3291, और जो है
और बायोहेजर्ड का जो है वो लोगो भी दे देते हैं, ताकि जब कंसाइनमेंट जाती है बाय एयर, ठीक है, तो वो लोग समझ जाते हैं इसके अंदर मेडिकल वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है बच्चे, तो ये सारा जो है आपका बायोहेजर्ड्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम वन बाय वन क्लासिफिकेशन पे जाते हैं और ये क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, चलते हैं आगे। आ रही है बात बच्चे समझ में आप लोगों को सबको? यस सर। यस अच्छा, सर। इसके बाद आ जाता है कैटेगरी ए। ठीक है, कैटेगरी ए UN 2814। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी पे आ जाते हैं, ये कैटेगरी है आपकी। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है, इन्फेक्शियस सब्सटेंस अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी कि इस तरह का सब्सटेंस होता है, या इस तरह के केमिकल्स होते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कंसाइनमेंट के अंदर या जो है उस पैकेट के अंदर, जो कि इन्फेक्शियस सब्सटेंस होता है या अफेक्टिंग ह्यूमन एनिमल्स होता है। तो उस पैकेट के ऊपर या उस कंसाइनमेंट के ऊपर हम ये नंबर दे देते हैं UN 2814। ठीक है, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या होता है, इट इज सब्सटेंस इन अ फॉर्म केपेबल ऑफ काजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी। इस सब्सटेंस की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, और फेटल डिजीज। फेटल डिजीज यानी कि वो बीमारियां जिसकी वजह से जो है वो डेथ कॉज हो सके। ठीक है, इन अदरवाइज हेल्दी ह्यूमंस आर एनिमल्स व्हेन एक्सपोजर टू इट अकर्स। अगर इसको एक्सपोज किया जाएगा, या इस चीज़ों को जो है वो अगर डिस्पर्स किया जाए या ट्रांसमिट किया जाए या इनको ओपन किया जाएगा, तो ये इन्फेक्शियस कॉज कर सकती है ह्यूमन को, एनिमल्स को। तो ये जो नंबर है, ये जो ग्रुप है, इसके अंदर जो है इन्फेक्शियस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। अच्छा, इसके बाद आ जाती है कैटेगरी बी UN 2900 या 2900। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है, इस कैटेगरी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर वो सब्सटेंस आ जाते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो है कुछ और रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकते हैं, या जो है इनका जो है वेटरनरी मेडिकल का जो है वो हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है। वेटरनरी मेडिकल आपको पता है कि अलग से जो है वो है, क्या है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिकल, या वेटरनरी मेडिकल के अंदर एनिमल की जो है ट्रीटमेंट वगैरह, क्योरिंग की जाती है। जिस तरह इंसानों के जानवर हो तो इंसानों के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इसी तरह जानवरों के भी होते हैं। तो उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी भी मेडिकल ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल होती है, उनका भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, उनका भी रॉ मटेरियल होता है। तो मे भी वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं UN 2900। ये इन्फेक्शियस सब्सटेंस होते हैं जो अफेक्टिंग एनिमल्स ओनली, सिर्फ एनिमल्स ओनली को करते हैं। इस ग्रुप के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं, बस यही चीज़ें आ जाती हैं। दैट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ जनरली केपेबल ऑफ काजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी। इसके अंदर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होती, ना ही लाइफ थ्रेटनिंग है, ना ही फेटल डिजीज है। ठीक है, इन अदरवाइज हेल्दी ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन एक्सपोजर टू देमसेल्व्स अकर। ये एनिमल्स वगैरह को काज करते हैं। ठीक है, अगर इंसान वगैरह खुद यूज कर ले तो मे भी इंसान को भी जो है वो काज कर सकता है। वैसे एक्सपोजर वगैरह में इंसान ज्यादा काज नहीं करता, सबसे ज्यादा जो है एनिमल्स को ही जो है ये थ्रेट करता है, एनिमल को ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये दो ग्रुप आपने देख लिए। ये दो ग्रुप क्या होते हैं, जो हैं, एक तो है ह्यूमन एंड एनिमल्स इन्फेक्शियस है, और दूसरा सिर्फ एनिमल इन्फेक्शियस है। अब बाकी दो ग्रुप हैं वो भी देख लेते हैं आगे जाके। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कैटेगरी बी UN 3373। अच्छा, ये ग्रुप आ गया आपके पास, थर्ड ग्रुप। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फॉर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव पर्पस। अब जस्ट लाइक हम जो हैं कुछ डिजीज़ वगैरह की सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, या कुछ डिजीज़ वगैरह को हम डायग्नोस्ट करने के लिए जितने भी सैंपल जो हम ले रहे होते हैं, वो सैंपल जब हम किसी बाहर मुल्क भेजते हैं, ठीक है, उन सैम्पलिंग को जब बाहर ममालिक में भेजा जाता है, तब क्या करते हैं कि तब ये नंबर लगाया जाता है कि इसके अंदर सैम्पलिंग पर्पस के लिए बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज है जो कि हम ट्रांसपोर्ट करें। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये फ्रांसिक रिपोर्ट्स वगैरह, या ये जो है हमारे पास ये इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन सैंपल्स वगैरह जो भी होते थे हम बाहर भेजते थे फॉर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए। तब जो है वहाँ से सैम्पलिंग के रिजल्ट्स आते थे, वहीं से हमें जो है एक 1 वीक टू 3 वीक लग जाते हैं। लेकिन अब फैसिलिटी हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है। तब इस तरह के अब भी जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए हम बायोलॉजिकल सैम्पलिंग करते हैं, सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस तमाम हम अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, या हम बाहर भिजवाते हैं सैंपल को डायग्नोस करवाने के लिए, तब हम UN 3373 का ID यूज करते हैं, और लोगों के साथ ये ID यूज करके हम भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं।
तो ये इंटरनेशनल नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, हमेशा यही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, बायो सब्सटेंस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। अच्छा, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होने वाली चीज जो है वो UN 3291 है, यानी कि मेडिकल वेस्ट, रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट। ये आज भी होती है, ठीक है, चीजें एक्सपोर्ट होती रहती हैं, ठीक। और इन पे यही नंबर लगाया जाता है, और इस कंसाइनमेंट का मकसद ये होता है कि इसके अंदर वेस्ट है या रीयूजेबल मटेरियल है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एनिमल या इंसानों से लिया गया है, ठीक है। बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर या बायोहेजर्ड्स के अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिसर्च पर्पस के लिए हो सकती हैं, प्रोडक्शन और टेस्टिंग जो है प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और इनसे जो हैं और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको दोबारा रीयूजेबल किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, बाहर हम भिजवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चे माइक जो है आप लोग ऑफ करें, अपना स्विच ऑफ करें, माइक उनसा सलीम, बच्चे अपना माइक जो है वो स्विच ऑफ करें, म्यूट कर दें माइक को, ठीक है बच्चे। तो क्या होता है कि रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट के अंदर तमाम मेडिकल वेस्टेज आ जाते हैं, जो कि मेडिकल वेस्टेज हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीयूजेबल, जिनके दोबारा उनको काबिल हम बनाते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेडिकल वेस्ट के अंदर, और ये नंबर यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, आगे बात समझ में आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोई आप लोगों को इसके अंदर डिफिकल्टी तो नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ नो सर। बायोहैजर्ड्स। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, लेवल ऑफ बायोहैजर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ बायोहैजर्ड्स होते हैं, जिस तरह आप बायो सेफ्टी लेवल 1 पढ़ चुके हैं, या P1 P2 होते हैं, पैथोजेंस और प्रोटेक्शंस लेवल होते हैं। तो ये एक इदारा है CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन, ठीक है। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था, अब इसको प्रिवेंटेशन के अंदर कैटेगरी करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ज्यादातर इस चीज को जो है वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा से पॉइंट आउट करते हैं, और ये इदारा क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट लेवल बना दिए हैं, बायोहैजर्ड्स के लेवल बना दिए हैं, या जो हैं डिजीज़ के लेवल बना दिए हैं कि कौन कौन से डिजीज़ किस किस लेवल पे आते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट बायोहैजर्ड्स लेवल्स के जो हैं वो नाम दे दिए गए हैं। जिस तरह रिस्क ग्रुप में आपको पढ़ा चुका हूँ, रिस्क ग्रुप 1 to 4 तक था, तो इसी तरह लेवल 1 बीइंग मिनिमम रिस्क एंड लेवल 4 बीइंग एक्सट्रीम रिस्क, ठीक है। जिस तरह मैंने लेवल रिस्क 1 to 4 पढ़ाए थे आपको, उन 1 to 4 लेवल के अंदर जो है, पहला जो होता है उसमें मिनिमम रिस्क होता है, इसमें इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस की ज़रूरत नहीं, लेकिन 4 जो है वो एक्सट्रीम रिस्क है। इसी तरह लेबॉर्टरीज एंड अदर फैसिलिटीज़ आर कैटेगराइज, ठीक है। इसी तरह लेब कोई डिज़ाइन, लैब को डिज़ाइन करना, लैब के अंदर फैसिलिटीज़ को भी कैटेगराइज कराया दिया गया है, जिसको BS लेवल 1 to 4 का नाम दिया गया है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि लैब किस तरह की होनी चाहिए, लैब को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, सेफ्टी चेम्बर जो होता है वो किस तरह होता है, वो सेफ्टी जो कैबिनेट होते हैं किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले रिस्क इंसान को ही होता है, ठीक है। लेवल आर P1 थ्रो P4 फॉर शॉर्ट, ठीक है। P1 यानी कि पैथोजन और प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। कौन कौन से पैथोजन हैं वो P1 में आ जाते हैं। P1 में जस्ट लाइक मैंने आपको रिस्क ग्रुप के अंदर बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ई कोलाई वगैरह जो है वो P1 में आ जाते हैं, और P4 के अंदर हाई लेवल के डिजीज है जिनकी अभी तक ट्रीटमेंट प्रॉपरली रिकमेंडेड नहीं है, या जो है उनके अभी तक अंडर ट्रायल हैं मेडिसिन वगैरह। तो इस तरह के जो हैं इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है। कैटेगरीज ये किसने बनाई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन। इसमें हर डिजीज का काम किया जाता है, हर यानी कि चाहे एनिमल्स डिजीज हो, चाहे प्लांट डिजीज हो, चाहे ह्यूमन डिजीज हो, ठीक है। तमाम डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंटेशन का जो काम किया जाता है ये USA के अंदर किया जाता है, और जो है इसमें जो है ये बहुत बड़ा इदारा है, इसकी रिकमेंडेशंस को ज़्यादातर माना जाता है वर्ल्ड वाइड के तौर पर, सही है। और तकरीबन ये इन्होंने सबसे ही ज़्यादा आई थिंक सो नोबेल प्राइज इन लोगों के पास ही है। चलें आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा, बायोहेजर्ड लेवल 1। अब बायोहेजर्ड लेवल 1 के अंदर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आपके पास रिपीटेशन भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के जो हैं जो बच्चे नहीं थे उनको भी पता चल जाएगा।
अच्छा, बायोहैज़ार्ड लेवल के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाते हैं। इनके अंदर बेसिलाई है, हेपाटाइटिस है, ई कोलाई है, या चिकन पॉक्स है, वर्सीला है, ठीक है? या एज़ वेल एज़ सम सेल कल्चर, ठीक है? जो बायोहैज़ार्ड्स कॉज़ करते हैं। ये लेवल 1 है, यानी कि ये लेवल जो है इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया, वायरस इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है? और कुछ सेल कल्चर होते हैं, ये बायोहैज़ार्ड लेवल 1 के मतलब बायोहैज़ार्ड लेवल 1 में आ जाते हैं, ठीक है? एट दिस लेवल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द बायोहैज़ार्ड्स मटेरियल इन क्वेश्चन आर मिनिमम, ठीक है? मिनिमम होता है इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर इतने बायोहैज़ार्ड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। मोस्ट लाइकली इन्वॉल्विंग ग्लव्स एंड सम सॉर्ट ऑफ फेशियल प्रोटेक्शन, ठीक है? हम क्या करते हैं कि ग्लव्स का यूज़ करते हैं, और फेशियल प्रोटेक्शन के लिए हम गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या जो है मास्क वगैरह यूज़ किया जाता है, ताकि हमें एलर्जी हमारे अंदर पेनिट्रेट ना हो, ठीक है? और ये नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया पे भी हम बाज़-औक़ात काम करते हैं, तो वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो ये जो हैं सारी चीज़ें जो हैं हमें एहतियात करना पड़ता है, ठीक है? कोई सब्सटेंस वगैरह है वो हम इन्हेल ना कर लें, या जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं, या जो है बाकी वायरस वगैरह हैं वो हम इन्हेल ना करें, ठीक है? इसमें रिस्क तो कम होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम अपने सिक्योरिटी के लिए हम ग्लव्स और सम फेशियल प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको ड्रा किया गया है, इनकी जो है वो तस्वीरें दिखाई गई हैं। बेसिलस सबटिलस है, या ई कोलाई बैक्टीरियम है, तो इनका जो है आपको पता भी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया है, और आपका अब तो लास्ट ईयर है, माशाल्लाह आप लोगों को सब पता होगा इसके बारे में। तो BSL 1 के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिलस है, या ई कोलाई वगैरह है, इनको जो है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ आपने इंडिकेट यहाँ पे की होगी, आप लोगों को शायद पता भी हो कि ये चीज़ सही लिखी हुई है। हालाँकि ये प्रेज़ेंटेशन जिसने भी बनाई है, ठीक है? ये प्रेज़ेंटेशन थोड़ा-सा इसके अंदर एरर है, और इसके अंदर भी एरर है। तो इन चीज़ों का कभी-कभार ख़्याल रखा जाता है, जब इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपकी जो है एफिशिएंसी को देखा जाता है कि आपके अंदर जो है क्या-क्या एरर हैं। जी बच्चा, क्या एरर है इनके दरमियान? सर इसको इटैलिक में लिखते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं? और अच्छा, कैपिटल लेटर में लिखते हैं पहले। अच्छा और बच्चे गुड। तो ये चीज़ें इंडिकेटेड होती हैं, ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड जब भी आप प्रेजेंटेशंस बनाएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। बेसिलस सबटिलस के अंदर इन्होंने क्या किया है, बेसिलस जो बी है ना, बी जीनस का बी हमेशा कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जीनस जो है हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज का जो होता है, पूरा वर्ड जो होता है स्पीशीज का, वो स्मॉल के अंदर होता है, ठीक है? वो अल्फाबेटिक स्मॉल के अंदर होती है, वो जो है इसमें नहीं होते, ठीक है? अच्छा, इसी तरह ई कोलाई में है ना, सी जो है ये जो है इन्होंने कैपिटल लिखा है, हालांकि सी कैपिटल नहीं लिखा जाता, और ये दोनों जो है रेगुलर फॉन्ट के अंदर है, इटैलिक नहीं है, या तो इसको अंडरलाइन किया जाता है या इसको इटैलिक किया जाता है। तो ये एरर आप हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये एरर शो हो जाते हैं, और जो लोग इस पे काम करते हैं उनको ज़्यादा पता भी होता है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशंस दें, या कहीं आपको जो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या कहीं आपको देना पड़े, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ ग्लव्स एंड मास्क इन BSL 1। BSL 1 के अंदर इस तरह के मास्क यूज किए जाते हैं, ग्लव्स को यूज किया जाता है, अपर हेड वगैरह जो है इसको भी यूज किया जाता है, ताकि हेड वगैरह भी कवर रहे आपका। और जो है बाज़-औक़ात गोगल्स की नीड पड़ती है, लेकिन यहाँ पे गोगल्स नहीं, गोगल्स को नीड नहीं, यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये ज़्यादा इतने हैज़र्ड्स नहीं है, ठीक है? तो मास्क वगैरह जो है ये पहनना भी लाजमी होता है, और ग्लव्स वगैरह भी यूज करना लाजमी होता है, जब आप केमिकल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या केमिकल को आप जो हैं बॉटल वगैरह से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, पेट्री प्लेट में, या जो है ग्लासवेयर में, वाच ग्लास में, तब ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोहैज़ार्ड लेवल 2। बायोहैज़ार्ड लेवल 2 के अंदर जो है माइल्ड डिजीज़ आ जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाया एरोज़ोल इन लैब सेटिंग। लैब सेटिंग के अंदर जो एयर के अंदर कंटामिनेशन होती है, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ठीक है? इन्फ्लुएंज़ा ए है, लाइम डिजीज़ है, सल्मोनेला है, मम्प्स हैं, मीज़ल्स हैं, या डेंगू फीवर वगैरह है। तो ये सारे बायोहैज़ार्ड्स लेवल 2 के अंदर आ जाते हैं। बायोहैज़ार्ड्स 2 के अंदर आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू 1 ये थोड़े ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ठीक है? लेकिन इस पे जो है काम जब किया जाता है, तो कुछ जो हैं
कुछ चीज़ों को जो है वो किया जाता है, क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों को रिकमेंडेड किया जाता है, उन रिकमेंडेशंस के थ्रू हम इन चीज़ों में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, माइल्ड डिजीज, व्हाट डू यू मीन माइल्ड डिजीज? यानी कि सर इतना जो ज़्यादा सिवियर नहीं होती है, जी, जो बहुत सिवियर नहीं होती है लेकिन थोड़ी डेंजरस होती है। हाँ, सीवियर नहीं होती, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती, थोड़ी सी डेंजरस होती है, इससे एलर्जी कॉज कर सकते हैं, इंसान को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। और ये जो है आर डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट वाया एरोजोल इन लैब सेटिंग के दौरान भी हो सकता है, सच जस्ट लाइक हेपाटाइटिस ए बी सी, इन्फ्लुएंजा वगैरह है, सल्मोनेला है, मम्प्स है, तो इस तरह की जो है फीवर वगैरह ये आ जाते हैं। अच्छा, रूटीन डायग्नोस्टिक वर्क विद क्लिनिकल स्पेसिमेंस कैन बी डन सेफली एट बायोसेफ्टी लेवल 1। ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक काम है क्लिनिकल स्पेसिमेन का है, वो भी जो है प्रॉपर सेफली से काम किया जाए। ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ काम किया जाए। और बायोसेफ्टी लेवल 2, यानी कि बायोसेफ्टी लेवल 2 के अंदर जो हमने आपको मैंने बताया था कि जो रिकमेंडेड की गई है, क्या कहते हैं, सेफ्टी चैम्बर, या जिसको हम कहा जाता है बायो सेफ्टी कैबिनेट, तो वो जो है इसके अंदर जो रिकमेंडेड की वो यूज की जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सा काम किया जाता है, जो है इंक्लूडिंग को कल्टीवेशन, वायरस रेप्लिकेशन और मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग कंसल्टेड वायरस। अच्छा, को कल्टीवेशन, व्हाट डू मीन बाय को कल्टीवेशन? कभी किए को कल्टीवेशन आपने? कैन बी डन इन BSL 2 P2 यानी कि पैथोजेंस 2, ये BSL 2 में डन किए जाते हैं। जी बच्चे, को कल्टीवेशन सब सर नहीं खामोश, पता नहीं है। नहीं पता। सर जैसे जैसे मतलब अंदाजे के लिहाज से कह रही हूँ कि मतलब कल्टीवेशन किसी चीज को ग्रो करवाना या पैदावार बढ़ाना, जैसे हम गुड, लोग बैक्टीरिया वगैरह कल्चर करवा रहे होते हैं, तो मे बी ऐसा होता हो इसमें गुड, कि साथ में कोई और कल्चर भी साथ में ग्रो करना पड़ जाता है, तो गुड। उन दोनों को साथ में ही कल्टीवेट करवाते होंगे। सही, कुछ आपने सही बताया। को कल्टीवेशन का मकसद ये होता है कि आपके पास अगर एक पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया है, लेकिन आप उसको मजीद फर्दर काम करना चाह रही हैं, तो आप उसको क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, रेप्लिकेट करती है, उनको जो है मल्टीप्लाई करना चाह रही हैं, तो वो को कल्टीवेशन कहला